आखिर ये भारत टैक्सी है क्या और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत टैक्सी एक नई प्रकार की व्यवस्था लेकर के आती है। ये भी ऐप बेस्ड सर्विस है, लेकिन ये ऐप उबर कंपनी की नहीं है, ओला कंपनी की नहीं है, एक सहकारी ऐप। इस ऐप के माध्यम से ड्राइवर्स को उस प्रकार के शोषण का सामना नहीं करना पड़ेगा जो उबर के साथ या ओला के साथ उनको करना पड़ता है। ये कंपनियां अपने लाभ कमाने के लिए और ड्राइवर से कमीशन लेती हैं। पैन इंडिया इसका एक्सपेंशन हो, जहां जहां जिन क्षेत्रों में उबर भी नहीं है वहां पर भी ये टैक्सी जा सकती है। इसके मालिक एक कोऑपरेटिव है, उस कोऑपरेटिव के कोई भी ड्राइवर मेंबर बन सकते हैं और इस प्रकार से वो खुद ही उस कंपनी के मालिक हैं। उस ऐप पर आने वाले जो भी उनको राइड मिलेगी, उस राइड पर जो पैसा ग्राहक देगा वो सारा का सारा पैसा ड्राइवर को मिलेगा और उस पर कोई कमीशन सरकार ने तय किया है कि नहीं ले। सरकार की तरफ से इस कोऑपरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए उनका बीमा करना, उनकी हेल्थ की चिंता करना, तमाम प्रकार के दूसरे वेलफेयर मेजर्स भी उसके साथ जोड़ दिए गए। अमित शाह जी ने इसको लॉन्च करते हुए कहा कि ड्राइवर से एक पैसा भी नहीं लिया जाए और उनके कुशल क्षेम का, उनकी हेल्थ का, उनके बीमा का सब और उनके परिवार का भी ध्यान रखा जाएगा। यूजर्स के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं इसके बारे में आप बताइए। इसके अंतर्गत सर्च प्राइसिंग का कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी सर्च प्राइसिंग नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। एक तरफ हम ड्राइवर्स का शोषण रोक रहे हैं और दूसरी तरफ हम उपभोक्ताओं को भी शोषण रोक रहे हैं। ये कोऑपरेटिव है, ड्राइवर्स की ही कोऑपरेटिव है, यानी ड्राइवर मालिक है और ड्राइवर ही निर्णय लेने वाले हैं किस प्रकार से हमने प्राइसिंग करना है। सुरक्षा को लेकर महिलाओं की क्या कुछ सुविधाएं उसमें दी गई? इसमें भारत सरकार खुद की इन्वॉल्वमेंट है, ड्राइवर है वो खुद ही इसका मालिक है। बहुत ही अनुकूल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, उन सब नियमों का पालन करना चाहिए और इसके लिए कड़े नियम बनने चाहिए कि अगर कोई भी इसका दोषी पाया गया उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। टैक्सी क्षेत्र में यानी टैक्सी सर्विस के क्षेत्र में एक बड़ा यानी एक नया आगाज हुआ है। 5 फरवरी को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी का उद्घाटन किया है। ये टैक्सी क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, ये ओला उबर जैसी टैक्सियों से कैसे अलग है, इन तमाम जानकारियों के साथ साथ हम इसके स्टार्टअप जर्नी से लेकर भविष्य के विजन तक बात करेंगे। और इसी बातचीत को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अश्वनी महाजन। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगी कि आखिर ये भारत टैक्सी है क्या और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जब से टेक्नोलॉजी का आगाज हुआ है तब से ई कॉमर्स सब क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। तो टैक्सी सर्विसेज के क्षेत्र में भी ई कॉमर्स, उबर, ओला आदि जो टैक्सी सर्विसेज हैं, ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज वो शुरू हो गई। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस में पहले जो काली पीली टैक्सी होती थी, टैक्सी स्टैंड से जाकर के हम लेते थे और उससे यात्रा होती थी। ऐप बेस्ड टैक्सी से अब आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल ऐप से टैक्सी बुक कर सकते हैं और या कहीं पर भी आप खड़े हैं, कहीं हैं, तो वहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं। आपकी लोकेशन के हिसाब से टैक्सी वहाँ पर आ जाती है। इससे सुविधाजनक हो गया और ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विसेज आ गई। उबर एक अमेरिकी कंपनी है, ओला एक भारतीय कंपनी है, लेकिन इन दोनों कंपनियों में जो ज़्यादातर निवेश विदेशी है। तो अब इसमें ये हुआ कि जब हम इस प्रकार की टैक्सियाँ, इस प्रकार की टैक्सी सर्विसेज का हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो पहले तो इन कंपनियों ने आपको आदत लगाने के लिए सस्ती राइड दी, ड्राइवर्स को भी लालच दिया, उनको भी इंसेंटिव्स दिए। धीरे धीरे करके इन्होंने ड्राइवर से भी चार्ज करना शुरू किया और अभी स्थिति ये है कि एक तो जो उपभोक्ता हैं उनसे कई बार ये भीड़ ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए सर्ज प्राइसिंग यानी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना भी चार्ज करना शुरू किया। ड्राइवर से तमाम प्रकार की कमीशंस वगैरह भी लेनी शुरू की और 25 से 30% कमीशन ड्राइवर से ले ली जाती है। अब आप कल्पना कीजिए कि ड्राइवर ने 3,000 रुपये का काम किया जी। और लगभग 1,000 रुपया उसका उसके
गैस में या रखरखाव में लग गया जी। और लगभग 700-800 रुपया ये कंपनी ले गई, तो उसके पास बचा मात्र 1200 रुपया। ऐसे में उस कंपनी का तो कोई खास काम है नहीं। जी। एक ऐप बनाई, उस ऐप के आधार पर कोई भी सर्विस ले सकता है उनसे। इसलिए कंपनी का खर्चा ऐप पर जो है वो तो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन पैसे इतने चार्ज होने शुरू हो गए, तो ड्राइवर्स का एक प्रकार से शोषण होने लग गया जी। कि ड्राइवर्स उन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उनको काम मिलेगा तो ऐप के माध्यम से मिलेगा। तो इसलिए ड्राइवर्स मरता क्या ना करता, वो तो ऐप के आधार पर जो भी उबर, ओला से उनको सर्विस मिली, जो उनको काम मिला, तो उसके हिसाब से उन्होंने उनको पैसा देना ज़रूरी हो गया, लाज़मी हो गया। ऐसे में भारत टैक्सी एक नई प्रकार की व्यवस्था लेकर के आती है। ये भी ऐप बेस्ड सर्विस है, लेकिन ये ऐप उबर कंपनी की नहीं है, ओला कंपनी की नहीं है, एक सहकारी ऐप है। सहकारी का मतलब एक कोऑपरेटिव, इसीलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती है। तो जब गृह मंत्री अ, अमित शाह जी को ये कोऑपरेटिव का काम दिया, कॉरपोरेशन का काम दिया गया, तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो कोऑपरेटिव एक्ट जो सर्विसेज हैं या कोऑपरेटिव सेक्टर है, वो केवल कृषि और कृषि से संबंधित जी। गतिविधियों पर ही काम करता है। जी। तो ये बात आई कि क्यों ना कोऑपरेटिव्स को तमाम दूसरे क्षेत्रों में भी लिया जाए। जी। तो इसलिए कोऑपरेटिव को अभी टैक्सी सर्विस में भी लेके आए। यानी अब ये जो ऐप है, इसके मालिक एक कोऑपरेटिव है। उस कोऑपरेटिव के कोई भी ड्राइवर मेंबर बन सकते हैं जी। और इस प्रकार से वो खुद ही उस कंपनी के मालिक हैं। ऐसे में उस ऐप पर आने वाले जो भी अ, काम होगा, जो भी उनको राइड मिलेगी, जी। उस राइड पर जो पैसा ग्राहक देगा, वो सारा का सारा पैसा ड्राइवर को मिलेगा और उस पर कोई कमीशन सरकार ने लेना तय किया है कि नहीं लेंगे। जी। ऐसे में इसके अतिरिक्त अ, सरकार की तरफ से इस कोऑपरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए अ, उनका बीमा करना, उनकी हेल्थ जी। की चिंता करना, तमाम प्रकार के दूसरे वेलफेयर मेजर्स भी उसके साथ जोड़ दिए गए। हम जानते हैं कि सरकार ने अभी लेबर कोड्स में भी, अदरवाइज भी गिग वर्कर्स के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। तो ये ड्राइवर्स भी गिग वर्कर्स हैं। जी। तो इस प्रकार से ड्राइवर्स को तमाम प्रकार की सुविधाएं उसके अंतर्गत भी मिलेंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के माध्यम से अब ड्राइवर्स को उस प्रकार के शोषण का सामना नहीं करना पड़ेगा जो उबर के साथ या ओला के साथ उनको करना पड़ता है। और ये शोषण ये जो हो रहा है, ये केवल भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है जी। कि ये कंपनियां अपने लाभ कमाने के लिए ऐसी ऐप बनाती हैं, उस ऐप पर ड्राइवर्स को रजिस्टर करती हैं और ड्राइवर से कमीशन लेती हैं। तो ऐसे में पूरी दुनिया के ड्राइवर्स जो हैं इस समय इस प्रकार के शोषण का शिकार हो रहे हैं। भारत टैक्सी जो भारत में शुरू हुई है जी। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के माध्यम से शुरू हुई है, वो एक दुनिया को भी रास्ता दिखाएगी कि क्यों ना हम ऐसे सबसे जो बॉटम ऑफ द पिरामिड पर जो लोग हैं, जो ड्राइवर्स हैं, ऐसे छोटे लोग, और ऐसी इसी प्रकार की सर्विसेज दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती हैं। कोई बढ़ई है, कोई कोई दूसरे प्रकार की, कोई एसी ठीक करने वाला है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई दूसरे प्रकार की जो सर्विसेज दे सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी इसी प्रकार की सहकार, जैसे अ, अ, सहकारिता के आधार पर इस प्रकार की ऐप्स बने जिस पर उनको काम मिले और उस काम में किसी को कमीशन ना देनी पड़े, सीधे सीधे उनको काम किया, पैसा मिला और कोई कमीशन नहीं दिया। जी, जैसे आपने अभी कहा कि ओला, उबर में जैसे जो ड्राइवर्स होते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो और आपने कमीशन की भी बात कही कि मनमानी आचरण प्राइवेट कंपनियाँ करती हैं, अपने मन से कमीशन लेती हैं। यहाँ पे एक बात और बताइए कि जब कोई दिक्कत होगी या कोई समस्या आएगी किसी ड्राइवर के सामने या ड्राइवरों के सामने,
जैसे कि भारत टैक्सी में उन्हें सारथी कहा गया है, उन सारथियों के लिए अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो सरकार तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, एक तो ये एक सिस्टमैटिक मामला है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि देश में लगभग 10 करोड़ पशुपालक हैं और पूरे देश भर में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग कोऑपरेटिव्स बनी हुई हैं। सबसे बड़ी कोऑपरेटिव के नाते अमूल है और किसी को भी अपना दूध बेचना होता है तो अमूल कोऑपरेटिव के वहाँ कलेक्शन सेंटर्स हैं, जी। वो सब पशुपालक वहाँ जा कर के अपना दूध देते हैं और वो दूध की प्रोसेसिंग करके अमूल सबको सब दूर उस सामान को पहुँचाता है और इस समय आप कल्पना कीजिए कि अमूल कोऑपरेटिव जो है, देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी तो नहीं कह सकते, एफएमसीजी जी। इंस्टीट्यूशन है। जी। तो ऐसे में किसानों को उनके, क्योंकि वो कोऑपरेटिव है, जी। कोई फ़ायदा तो लेने वाला है नहीं, तो ऐसे में किसानों को उनके दूध का पूरा मूल्य मिल जाता है। मैंने एक बार उनके एक सेंटर में विज़िट किया, जी। तो पता चला कि जितना पैसा उनको मिल रहा है पूरी दुनिया में, जैसे सब जगह दूध का कलेक्शन तो होता है, कंपनियाँ करती हैं, तो वहाँ अमेरिका में हमने देखा कि मात्र 32%, जी। 30 से 32% पैसा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका जी। 30 से 32% किसान को मिलता है, जो दूध उत्पादक है उसको मिलता है जी। और अमूल में 80% मिलता है। मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आप इतना पैसा दे रहे हैं, दुनिया में तो इतना पैसा किसी को मिलता नहीं है जी। किसानों को, तो अमूल के अधिकारियों ने मुझे बताया कि इससे ऊपर 10% और मिलेगा। जब जब अमूल एज ए कोऑपरेटिव का प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट में सबकी हिस्सेदारी होगी। जी। यानी अगर इस कंपनी में इस कोऑपरेटिव में जो फायदा होगा, अन्य अन्य प्रकार से इसके फायदे हो सकते हैं। इसमें केवल टैक्सी सर्विसेज ही नहीं होती, इसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट होती है, बाकी और चीज़ें होती हैं। जो फायदा होगा उस फायदे का हिस्सा भी ड्राइवर को मिलेगा, क्योंकि सरकार ने तो लेना नहीं है, क्योंकि ये तो कोऑपरेटिव है। सरकार उस कोऑपरेटिव को मदद कर रही है। यहाँ पर मैं एक और बात बताता हूँ कि आमतौर पर ये जितनी ऐप्स बनती हैं, ये प्राइवेट कंपनियां ऐप्स बनाती हैं, उसको जी। रख रखाव चलाने का खर्चा भी उनको करना पड़ता है और उसके पीछे का जो सिस्टम है उसके ऊपर सभी निजी अधिकार होता है। लेकिन ये जो भारत टैक्सी है, ये एक ऐसे सिस्टम पर बनी है जिसको ओएनडीसी बोलते हैं। जी। वन जो ओएनडीसी जो है अ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स है, यानी उस पर कोई भी आकर के अपनी ऐप रजिस्टर करा सकता है जी। और उसको पैन इंडिया उसकी और वो जीआईएस सिस्टम के हिसाब से चलती है। तो इस ओएनडीसी पर केवल भारत टैक्सी ऐसा नहीं है, इवन जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी भी जो ऐप्स बनी हुई हैं, जो ओएनडीसी के अंतर्गत आती हैं, वो भी ओएनडीसी पर रजिस्टर्ड है। जी। तो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ये इसका, क्योंकि ये कोई क्लोज्ड ऐप नहीं है, ये ओपन नेटवर्क है, इस पर कोई भी आकर के अपनी रजिस्टर कर सकता है। तो ओएनडीसी इसकी एक खासियत है। तो आज के मैंने एक्स हैंडल पर भी मैंने लिखा है और लिंक्डइन पर भी मैंने इसकी पोस्ट डाली है जी। कि कैसे यह बाकी सब उससे अलग है, क्योंकि यह इसके लिए किसी भी निजी कंपनी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। केवल ऐप बनेगी, ऐप बन गई और उस बनने के बाद जो थोड़ा बहुत खर्चा हुआ उसको सरकार ने, मुझे लगता है कि वहन किया होगा। लेकिन ऐसा जो अमित शाह जी ने जो इसको लॉन्च करते हुए ये कहा कि ड्राइवर से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा और उनके कुशलक्षेम का, उनकी हेल्थ का, उनके बीमा का सब और उनके परिवार का भी ध्यान रखा जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा एक अत्यंत ही अ, अभिनंदनीय कदम है और मैं इसके माध्यम से ऐसा अपेक्षा करता हूँ कि हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी ई कॉमर्स है, वो सब इसी को सहकारिता के आधार पर ई कॉमर्स को आगे बढ़ाया जाएगा और
जो ड्राइवर्स हैं, दूसरे प्रकार के वर्कर्स हैं, उनकी शोषण भी समाप्त होगा। ये तो हमने बात की ड्राइवर्स की कि भारत टैक्सी में क्या कुछ सुविधाएं ड्राइवर्स को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि यूजर्स, जब भी किसी राइड की बात आती है तो यूजर्स के लिए काफी चुनौतियां आती हैं, काफी जैसे दामों को लेकर। जैसे एक शब्द है सर्ज प्राइसिंग। जैसे पीक आवर होता है तो उसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने मनमानी तरीके से वसूलती हैं पैसा, दोगुना पैसा कर देती हैं। अगर जैसे ट्रैफिक सर्ज प्राइसिंग है, पीक आवर है, तो उससे दोगुना पैसा हो जाता है, जिससे काफी दिक्कत झेलनी पड़ती है यूजर्स को। तो उन सब चीजों को लेकर यूजर्स के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं इस सेवा में, इसके बारे में आप बताइए। मैंने आपको बताया ना कि ये जो ये जो है भारत टैक्सी, इसके अंतर्गत सर्ज प्राइसिंग का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कोई भी सर्ज प्राइसिंग नहीं हो सकती है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है राइडर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। और एक प्रकार से एक तरफ हम ड्राइवर्स का शोषण रोक रहे हैं और दूसरी तरफ हम उपभोक्ताओं को भी शोषण रोक रहे हैं, जी। जी। क्योंकि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी इस काम को करती है, ये देखने में आया है कि उनके लिए प्रॉफिट्स जो है वो सबसे सुप्रीम होता है। जी। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव्स करते हैं और कोऑपरेटिव भी उनकी बनाते हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, जी। जैसे हमने अमूल बनाया तो एक ऐसी कोऑपरेटिव बनाई जो जो पशुपालक हैं, किसान हैं। हमने भारत टैक्सी बनाई तो उसको कोऑपरेटिव बनाया जो इसके में लगे हुए हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको सारथी कहा, जी। उनको अत्यंत सम्मान भी मिला। तो एक प्रकार से ये डेमोक्रेटाइजेशन है, इसको हम लोकतंत्रीकरण कह सकते हैं। जी। क्योंकि देखिए, जब कोई कंपनी ये करती है, तो आप कंपनी एक सुप्रीम होती है, ड्राइवर्स उसके लिए वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स होते हैं। जी। लेकिन अगर ये कोऑपरेटिव है तो ड्राइवर्स की ही कोऑपरेटिव है, यानी ड्राइवर मालिक है और ड्राइवर ही निर्णय लेने वाले हैं कि उसमें कैसे वो ऐप चलेगी, कैसे वो आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से हमने प्राइसिंग करना है। जी। तो इस तरह से हम जान रहे हैं कि दुनिया भर में कोऑपरेटिव्स जो है वो एक सक्सेसफुल मॉडल बन के उभर रहा है। अमूल उसका एक जीता जागता उदाहरण है। कुछ कोऑपरेटिव्स में समस्याएं भी आती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कई बार पॉलिटिक्स आ जाती है, जी। तो उस बात का ध्यान भी रखना चाहिए और उसकी व्यवस्था भी ऐसी करनी चाहिए कि ताकि उसमें राजनीतिक लोगों का दखल ना हो। और अगर राजनीतिक लोगों का दखल हो जाता तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए अ, हम देख रहे हैं कि जैसे अमूल का उदाहरण हमारे सामने है, ऐसे और भी बहुत सारी दुग्ध कोऑपरेटिव्स बनी हुई हैं। अभी तक मैंने जैसे बताया कि कोऑपरेटिव्स केवल एग्रीकल्चर और पशुपालन तक ही सीमित थी। अभी नए नियमों के हिसाब से अब कोऑपरेटिव्स दूसरे क्षेत्रों में भी आ सकते हैं। अभी ये एक शुरुआत है, हम्म। आगे चल कर के हम ट्रेडर्स के कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, जी। स्ट्रीट वेंडर्स के कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, वर्कर्स के कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं। जी। ऐसे ही जिनको लोन लेना है, ऐसे या किसी के पास जमा है, तो एक प्रकार के जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाते उनकी भी कोऑपरेटिव इसके पहले भी चलती रही हैं। लेकिन अब नए टेक्नोलॉजी, नए ज़माने में नए जी। प्रकार से, जिसको फिनटेक का ज़माना कहते हैं, तो ऐसे सब चीज़ों में नए नए उसमें क्षेत्रों में हम कोऑपरेटिव्स का निर्माण कर सकते हैं, लोगों के शोषण को रोक सकते हैं और उनके लिए लाभदायक परिस्थितियां निर्माण कर सकते हैं और दुनिया को भी एक रास्ता दिखा सकते हैं कि देखिए, ये जो कंपनियां हैं ये बहुत ही शोषणकारी व्यवस्था है। जी। तो हम अमेरिका को, हम यूरोप को, हम दूसरे मुल्कों को एक मार्ग दिखा सकते हैं कि आप भी कोऑपरेटिव बेसिस पर टैक्सी सर्विसेज शुरू करिए। अगर हम टैक्सी सर्विस की बात करते हैं तो एक सुरक्षा जो है वो एक अहम गंभीर मुद्दा है। और मेन तौर पर अगर हम बात करें महिलाओं की या बुजुर्गों की, उनके लिए काफी अहम मुद्दा है। तो उसको लेके, सुरक्षा को लेके महिलाओं की विशेष तौर पर क्या कुछ सुविधाएं उसमें दी गई हैं? देखिए, खास तौर पर जहाँ सरकार स्वयं इस बात को देख रही है, खास तौर पर जब जो
ड्राइवर है वो खुद ही इसका मालिक है, तो स्वाभाविक है एक एक प्रकार से हैव एंड हैव नॉट्स वाला के बीच में जो द्वंद्व होता है वो खत्म होता है। और जी। इस प्रकार से एक एक बहुत ही अनुकूल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। और जहाँ जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है उसमें उन सब नियमों का पालन करना चाहिए जो इस काम के लिए ज़रूरी है। और इसके लिए ऐसे नियम और कड़े नियम बनने चाहिए कि अगर कोई भी इसका दोषी पाया गया तो उसके उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। और कई बार और जब इसमें भारत सरकार की खुद की इन्वॉल्वमेंट है। और और मुझे लगता है कि भारत सरकार ये चाहेगी कि ये टैक्सी सर्विस जो है ये सब लोगों को सुविधा दे और इसका पैन इंडिया इसका एक्सपेंशन हो, सारी दुनिया सारे देश में ये टैक्सी शुरू हो जाए। जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में ऊबर भी नहीं है वहाँ पर भी ये टैक्सी जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। हमने तमाम जानकारियां भारत टैक्सी के बारे में अश्वनी सर से जानी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना ये ड्राइवरों और यूजर्स की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।